ये जो यूसीसी को लाने के पीछे का जो कारण है वो मुस्लिम लोगों को विरोध में लाना चाहते थे, लेकिन वामन मेश्राम के जागृति के वजह से पहली बार पूरे भारत में पहली बार मुसलमान लोग प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। पहली बार इसके वजह से उनका जो 2024 का जो प्लान है वो फेल हो जा रहा। मुसलमान लोग अगर अकेले अकेले विरोध में उतरते तो ये जो ब्राह्मणों का मीडिया है वो पेपर में पूरी तरह से इसका प्रोपोगंडा करता कि देखो वो मुसलमान लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, और वो क्या बोलता कि सभी हिंदू लोग एक हो जाओ और भारत में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को शुरू कर देता। जैसे मणिपुर में लड़ाई शुरू हो गई है ना, वैसे ही पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम का लड़ाई शुरू हो जाता, और हिंदू मुस्लिम का लड़ाई शुरू हो जाता तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जब आप उसको वोट मांगने के लिए वो आते 2024 में, और अगर आप सवाल पूछते कि आपने 10 सालों में क्या किया, तो आपको बताते उन लोग कि हमने मुसलमानों से आप लोगों को बचाया है, ऐसा बोलते। और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उनको ऐसा लगता कि भाई उनसे हमको बचाया गया है, इसलिए इस बार वोट देने का कारण बनता है। यही है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का षड्यंत्र है, ताकि लड़ाई को बढ़ाया जा सके। लड़ाई को बढ़ाने की वजह से 9 साल में क्या विकास हुआ, विकास के नाम से लोग दरकिनार हो जाएंगे साथियों, और इस प्रतिक्रिया में लोग हिंदू मुसलमान का प्रतिक्रिया शुरू कर देंगे, और हिंदू मुस्लिम की प्रतिक्रिया की वजह से 2024 में फिर ब्राह्मणों की सरकार आएगी। ये प्लान बनाया गया था। ये है यूसीसी को हमारे बीच में सर्कुलेट करने का बहुत बड़ा कारण। इस गुलान में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मुझे बड़े फख्र के साथ में बोलना पड़ रहा है कि आप जैसे साहसी लोगों के वजह से, आप लोगों जैसे लीडर लोगों के वजह से पूरे भारत देश में परिवर्तन आने वाला है। मैं चाहता हूं आप लोग अपने सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये पहला नंबर पे है कॉमन सिविल कोड। ये जो कॉमन सिविल कोड जो कानून हमारे आदिवासियों के ऊपर थोपने की तैयारी जो चल रही है, ये कॉमन सिविल कोड कानून ये है क्या? ये सभी धर्मों का जो कस्टमरी लॉ है, जो सभी धर्मों के अंदर में जो नियम होते हैं, उस नियम को इक्वल बनाने का कानून है। मतलब कि समान, एक समान। उदाहरण के लिए जैसे जो मुसलमान हैं उनका जो कानून है, जैसे उनके पास में जो धार्मिक कानून है उनका अलग सा कानून है। वे 3 तलाक तक उनका धर्म उनको इजाजत देता है, 3 तलाक तक। ये मामला है। हमारे क्रिश्चियन लोगों में जो शादी ब्याह का जो कानून है वो अलग है। अति धर्म के जो लोग हैं उनका शादी ब्याह का कानून अलग है। बुद्धिज्म में अलग है, सिखिज्म में अलग है। तो ये जो कानून बनाने वाले लोग हैं, ये कानून बनाने वाले लोगों का कहना है कि सभी धर्म का कानून एक जैसा होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और उसकी बिल की चर्चा भी हो रही है, बिल की चर्चा हो रही है। तो ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है? कारण को समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा धर्म का ऐसा हो जाएगा, मुसलमानों को लग रहा होगा, बुद्धिज्म लोगों को लग रहा होगा, बहुत सारे अलग अलग लोगों को ऐसा लग रहा होगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। आप लोगों को हैरानी होगा सुन के, अरे ये बात नहीं है, ऐसा कैसे होगा? दरअसल क्या है कि ये जो शासन में जो बैठे हुए लोग हैं, शासन में कौन बैठा हुआ है? शासन में बैठे हुए लोगों का जो स्पष्ट पहचान है वो पहचान है विदेशी ब्राह्मण लोग शासन में बैठे हुए। कौन लोग बैठा हुआ है? विदेशी ब्राह्मण लोग शासन में बैठा हुआ है। तो अभी 2014, 2019, 2014 और 2019 ये जो भारतीय जनता पार्टी का 2 सत्र काल का शासन रहा है, 2 सत्र का जो शासन रहा है, मतलब कि अभी 10वां साल पूरने वाला है। 2024 आएगा तो 10 साल पूरेगा। तो इन्होंने पूरे 10 साल जो शासन के लिए उन्होंने जो समय लिया था, जनता की सेवा के लिए समय लिया हुआ था, इन्होंने एक काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। तो अब सवाल उठता है कि भाई 2024 में कहा बोल के वोट मांगे? सवाल उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? अब तुम 9 साल कुछ भी काम नहीं किए हो। अभी 2024 में अभी चुनाव है,
तो विकास के नाम पे या किसी के नाम पे तो वोट मांगने का कोई जगह तो होना चाहिए ना। इन्होंने 9 साल में काम नहीं करने के बाद में पूरा जगह को खत्म कर दिया। अब इनके दिमाग में शैतानी चल रहा है, शैतानियत दिमाग चल रहा है। तो उन्होंने ये यूसीसी को लाया। अब यूसीसी को लेके आया तो अभी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। मैं वामन मेश्राम साहब का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। जी हाँ, वही वामन मेश्राम साहब जो पिछले 48 साल से पूरे भारत देश में निडरता के साथ में सच्चाई को बताने का काम कर रहे हैं। मैं फक्र महसूस करता हूं कि मैं उनके प्रशिक्षण में बैठता हूं। उनके वजह से मुझे समाज को एक नया दृष्टिकोण देखने का मौका मिला, नहीं तो मैं भी इनके चक्कर में फंस के बर्बाद हो जाता। मैं वामन मेश्राम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बामसेफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं, भारत मुक्ति मोर्चा को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं साथियों। तो उन्होंने यूसीसी का इंटरप्रिटेशन यूट्यूब में करके रखा हुआ है। आप वामन मेश्राम यूसीसी ऐसा सर्च कीजिएगा मोबाइल में, आप लोगों को डिटेल समझ में आएगा। तो ये जो यूसीसी को लाने के पीछे का जो कारण है वो मुस्लिम लोगों को विरोध में लाना चाहते थे, लेकिन वामन मेश्राम के जागृति की वजह से पहली बार पूरे भारत में पहली बार मुसलमान लोग प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। पहली बार इसके वजह से उनका जो 2024 का जो प्लान है वो फेल हो जा रहा। मुसलमान लोग अगर अकेले अकेले विरोध में उतरते तो ये जो ब्राह्मणों का मीडिया है वो पेपर में पूरी तरह से इसका प्रोपेगेंडा करता कि देखो वो मुसलमान लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और वो क्या बोलता कि सभी हिंदू लोग एक हो जाओ और भारत में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को शुरू कर देता। जैसे मणिपुर में लड़ाई शुरू हो गई है ना, वैसे ही पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम का लड़ाई शुरू हो जाता, और हिंदू मुस्लिम का लड़ाई शुरू हो जाता तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जब आप उसको वोट मांगने के लिए वो आते 2024 में, और अगर आप सवाल पूछते कि आपने 10 सालों में क्या किया, तो आपको बताते उन लोग कि हमने मुसलमानों से आप लोगों को बचाया है, ऐसा बोलते। और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उनको ऐसा लगता कि भाई उनसे हमको बचाया गया है, इसलिए इस बार वोट देने का कारण बनता है। यही है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का षड्यंत्र है, ताकि लड़ाई को बढ़ाया जा सके। लड़ाई को बढ़ाने की वजह से 9 साल में क्या विकास हुआ, विकास के नाम से लोग दरकिनार हो जाएंगे साथियों, और इस प्रतिक्रिया में लोग हिंदू मुसलमान का प्रतिक्रिया शुरू कर देंगे, और हिंदू मुस्लिम की प्रतिक्रिया की वजह से 2024 में फिर ब्राह्मणों की सरकार आएगी। ये प्लान बनाया गया था। ये है यूसीसी को हमारे बीच में सर्कुलेट करने का बहुत बड़ा कारण। ये षड्यंत्र है। तो ये षड्यंत्र क्यों बार बार करना पड़ता है हिंदू मुस्लिम का? हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र क्यों बार बार करना पड़ता है? अभी जैसे आप लोगों को हमारे वक्ताओं ने आप लोगों को बताया, उसमें से आप लोग एक बात को नोटिस किए होंगे, 14 अगस्त 1947 से पहले भारत किसका गुलाम था? थोड़ा पीछे से आवाज नहीं आ रहा है, किसका गुलाम था? जब 15 अगस्त 1947 के बाद में भारत किसका गुलाम है? तो उन्हीं लोगों को काहे वोट देते हो यार? आप लोगों को तो सब पता है, आप लोगों को सब पता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों को सब पता है तो आप लोग उनको क्यों वोट देते हैं? विदेशी ब्राह्मणों का कितना राजनीतिक पार्टी है, मैं आप ही लोगों से सुनना चाहता हूं। कितना पार्टी है? कितना पार्टी है? कितना पार्टी है साहब? ये जो विदेशी लोग हैं इनका भारत में 5 राष्ट्रीय स्तर का पार्टी, 5 राष्ट्रीय स्तर का पार्टी है। हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग आरएसएस का विरोध करता है कि नहीं करता है? बताते हैं कि आरएसएस से संभल के रहना है। हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये दोनों से बचना है, ऐसा बोलते हैं हमारे लोगों को कि ये जो आरएसएस है, ये जो भाजपा है, ये आदिवासी विरोधी है, एसटी विरोधी है, एससी विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, ऐसा चर्चा होता है ना? ऐसा चर्चा होता है। इसलिए अगर हम लोगों को अगर समाज में सही व्यवस्था को अगर स्थापित करना है तो हमें आरएसएस और भाजपा को छोड़ के
कांग्रेस की सरकार बनानी चाहिए, ऐसा बोलते ही नहीं बोलते? तो 70 साल से तो बना ही रहे हैं, अन्य सरकार काहे नहीं रुक रहा है? रुकना चाहिए। अंग्रेज के गुलाम भारत में, अंग्रेज का जो गुलाम भारत, अंग्रेजों का गुलाम जब भारत था, उस समय तो ऐसा अत्याचार नहीं होता था। लेकिन अभी तो हो रहा है, अभी तो हो रहा है ना, बहुत ज्यादा, अभी तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसके पीछे का कारण को समझे बगैर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। जैसे 25 तारीख को मैं भी आया था, कितने लोग आप लोग 25 तारीख को आए थे? सबके सब लोग आए थे। तो वहां पे एक नारा लगा, लड़ेंगे, आप लोग जीतेंगे, ऐसा बोले। मैं आज आप लोगों के सामने पूछ रहा हूँ, किससे लड़ोगे? तो बोलना क्या है? विदेशी भ्रमणों से लड़ेंगे, विदेशी भ्रमणों से जीतेंगे, ऐसा नारा लगा रहा है। विदेशी भ्रमणों से लड़ेंगे ना यार, इधर वाले केवल बोलते ही तो वाले लोग कह नहीं बोलते हो। विदेशी भ्रमणों से लड़ेंगे, विदेशी भ्रमणों से लड़ेंगे, ये है ओरिजिनल दुश्मन इस समाज का। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं साथियों, 6 लाख संगठन भारत में है। 6 लाख संगठन की औकात नहीं है कि वो खुल के इस तरह से मंच में बोल सके। तो कैसे संगठन का साथ सहयोग देना चाहिए आप लोगों को? छुपाने वाला संगठन का साथ सहयोग देना चाहिए कि बताने वाले का? तो आज भीड़ कितना है साहेब? आज भीड़ कितना है? लड़ाई लड़ने की तैयारी चल रही है तो भीड़ कितना है? भीड़ ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा नहीं है। एक बार और मौका दूंगा आप लोगों को मैं। 7 अगस्त को भारत बंद किया जा रहा है। आप लोगों के लिए हक अधिकार आए, इसके लिए 7 तारीख को भारत बंद किया जा रहा है। और उस भारत बंद में जसपुर में पांव रखने के लिए जगह नहीं मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी, ये तैयारी मैं आप लोगों के ऊपर लगाता हूं। आप लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, अगर आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तो 200% की गारंटी है आने वाले समय पे आप ही शासक बनने वाले हैं। आप ही शासक बनेंगे। ऐसा मत सोचिए मैं कि रूपनारायण जादव वाली शासक बनो और करोड़िका से बनो। हमारे जो पुरखे लोग हैं बहुत स्मार्ट थे, यानी कि उन्होंने एक ऐसी सभ्यता का विकास किया था जिसको मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे सभ्य इतिहास, सबसे विकसित इतिहास। हमारे लोगों का जो शिक्षा पद्धति था सबसे बेहतर था। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में विदेश से लोग पढ़ने आते थे। इतना हमारे पुरखे लोग तेजस्वी थे, बुद्धिमान थे। ऐसा मत सोचना कि हम लोग पता नहीं क्या करेंगे। हम लोग उसी के वंशज लोग हैं। हम लोग किसके वंशज हैं? हम लोग हमारे पुरखों के वंशज हैं। और हमारे पुरखे भारत के अंदर में 21% का जीडीपी ग्रोथ किया था। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी भारत का जो जीडीपी है वो माइनस में चल रहा है। हमारा पुरखा लोगों का जो शासक था तो 21% जीडीपी था। पूरे विश्व में आज तक 21% जीडीपी कोई विश्व का कोई भी देश आज तक अचीव नहीं कर पाया है, हासिल नहीं कर पाया है। ऐसे महान हमारे पुरखे लोग थे, इतने महान पुरखे लोग थे हमारे। हम उसके यहाँ के संतान हैं, इसलिए हम सरकार कैसा चला सकते हैं? कैसा चलाएंगे सरकार? खामोश चलाएंगे। कैसा चलाएंगे सरकार? कैसे चलाएंगे? बताना पड़ेगा ना जनता को। नहीं बताएंगे तो फिर कैसे विश्वास करेगा कि कैसा चलाएंगे? कैसे चलाएंगे? आप बोल सकते हो जबरदस्त चलाएंगे, ऐसा भी तो बोला जा सकता है ना। कैसे चलाएंगे सरकार? अरे भगवान, कैसे चलाएंगे सरकार? और इधर वाले पहले की तरह धोखा दोगे यार। कैसे चलाएंगे सरकार? साथियों, हमारे पुरखों ने साबित किया है। मैं मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूं, मैं हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास है साथियों। उस इतिहास के बिहाफ पे आपको बता रहा हूं। और ये तमाम बातें आप लोगों को भली भांति इधर समझना पड़ेगा, इधर समझना पड़ेगा। क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए प्रथम नंबर का जो औजार चाहिए, प्रथम नंबर का औजार है बेहद तेज तर्रार बुद्धि चाहिए। अगर लड़ाई लड़ने हम लोग जाएंगे और अगर हमारा बुद्धि तेज नहीं होगा तो हम लोग लड़ाई पे नहीं जीत पाएंगे। तो लड़ाई जीतने के लिए हमारे पास में आज एक प्लेटफॉर्म है,
भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का प्रशिक्षण कार्यक्रम लगता है। अगर आपको शासक बनना है तो प्रशिक्षण में आना पड़ेगा। प्रशिक्षण में आएंगे, बैठेंगे तो शासक बनने वाला पूरा हुनर पैदा होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था, आप अपना सामाजिक ईमानदारी बना के रखना, बुद्धि की चिंता मत करना, बुद्धि की भरपाई मैं कर दूंगा, ऐसा बोले थे ना। ये बात आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? आप लोगों को किसकी चिंता करना है? बुद्धि की चिंता नहीं करना है, सामाजिक ईमानदारी की चिंता करना है। किसकी चिंता करना है? सामाजिक ईमानदारी की चिंता करना है। सबसे प्रथम नंबर पे सामाजिक ईमानदारी। अगर सामाजिक ईमानदारी नहीं होगा तो बुद्धि का क्या करोगे? अचार डालोगे क्या? जसपुर में इतने लोग बुद्धियार है क्या? और बुद्धियार लोग नहीं है? और बुद्धियार लोग होते तो ये जगह कैसा होता? भरा हुआ होता। तो बुद्धि का सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मायने रखता है। तो सही जगह पे इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए प्रथम नंबर का जो रिक्वायरमेंट है, प्रथम नंबर का जो जरूरत है, उस जरूरत का नाम है सामाजिक ईमानदारी। क्या ईमानदारी? सामाजिक ईमानदारी सबसे पहला नंबर का रिक्वायरमेंट है। प्रशिक्षण में आते आना, बुद्धि तो एक नंबर हो जाएगा, बुद्धि एकदम धुआंधार हो जाएगा। अंबेडकर साहब ऐसे नहीं बोलते थे, उसमें बहुत दूरदर्शिता थी, उसकी समझ बहुत जबरदस्त थी। अगर आप बाबा साहब के हिसाब से आप लड़ाई लड़ोगे तो आप जीतोगे, बाबा साहब के हिसाब से आप लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आप नहीं जीत पाओगे। तो बाबा साहब का लड़ाई लड़ने का क्या तरीका था? बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे हमारे लोगों को शासक बनाने के लिए, तो उन्होंने पूरे लोगों को एक बनाने का काम कर रहा था। क्या करने का काम कर रहा था? एक बनाने का काम कर रहा था। हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? एक बनाने का काम कर रहे हैं। क्या बनाने का काम कर रहे हैं? भीतर भीतर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बाबा साहब का सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण आप बाबा साहब का देखिए, उन्होंने 801 आदिवासियों का एक समूह बनाया, एक पहचान बनाया, एक वर्ग बनाया। उस वर्ग का नाम है अनुसूचित जनजाति। आप लोग ईमान से बताइए, आप लोग कितने लोग बोले हैं आज तक कि मैं अनुसूचित जनजाति वर्ग से बिलोंग करता हूं? कितने लोग बोले हैं? झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। देखिए तो कैसे लड़ेंगे ऐसे में? हम लोग क्या बोले हैं? मैं उड़ रहा हूं, ऐसा बोले कि नहीं बोले? बाबा साहब बोला कि जाति पे गर्व करोगे तो मरोगे, ऐसा बोला है कि नहीं बोला है? तो काहे उसका बात को नहीं मानते? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अनुसूचित जनजाति वर्ग की वजह से नौकरी मिलता है और हम समाज के सामने बोलते हैं कि भगवान से कृपा से नौकरी लग गया। सिंगा में कृपा लगा बात आती मुख्यमंत्री का मातो। तो बहुत सारा बारीकी वाला कत्थारी, बहुत एकदम से बारीकी मैक्रो लेवल तक कत्थारी समझ लो, बना लेना बढ़िया ध्यान पूर्वक में ना, बहुत सारा कत्था समझ लो बरो। तो ये जो अकुल लड़ाई जो चल रहा ली, नमन बेखर नन्ना ही लड़ाई चल रहा ली, अस्तित्व ही नन्ना ही लड़ाई चल रहा ली, तो इस समय नो नमागे बड़ा होशियारी भी काम नन्ना पड़ा रहो, बहुत ही होशियारी के साथ में एकदम विजिलेंट होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मैं इस मंच के माध्यम से मैं हमारे मुसलमान साथियों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यूसीसी को लेकर किसी तरह का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं किया। और हमारे आदिवासी लोग, मूल निवासी लोग, जिसमें एसटी और ओबीसी के लोग बड़ी तादाद में इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके वजह से विदेशी ब्राह्मणों का जो प्लान था, जो साजिश था, वो फेल हो गया। वो पूरा फेल हो गया क्योंकि वो 2024 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण नहीं कर पाएंगे साथियों। इसलिए आपको इसके ऊपर में बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कश्मीर में 370 धारा को हटाने के बाद में वहां पे नियम अप्लाई करने में कामयाब हुए थे। यहाँ पे यूसीसी को अप्लाई करने के लिए 371 धारा को हटाना पड़ेगा। और अगर इन लोग ऐसा कोशिश करेगा तो क्या होगा? मूल निवासी लोग विद्रोह कर देगा। विद्रोह करने के लिए तैयार हैं? विद्रोह करने के लिए तैयार रहिए। सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने में फायदा होता है समाज को, वो है सामाजिक लड़ाई लड़ने में फायदा होता है। इसलिए समाज की लड़ाई लड़िए, इसीलिए आप लोग कानून की लड़ाई लड़िए, अपने संरक्षण के कानून की लड़ाई लड़िए। तो ये है यूसीसी। यूसीसी को पहली नजर में धर्म को एकीकृत करने का काम ऐसा दिखता था, ऐसा कानून दिखता था, ऐसा पॉलिसी दिखता था, लेकिन ये धार्मिकता के पीछे में लड़ाई का षड्यंत्र था। इसीलिए ये चीज फेल होता नजर आ रहा है। अब सामने वाला कोई और नया षड्यंत्र के लिए साजिश रचेगा, आप लोगों को और गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र रखेगा। आप यकीन मानिए हम लोग हैं,
वामन मिश्राम साहब है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है, भारत मुक्ति मोर्चा परिषद, भारत मुक्ति मोर्चा हमारे साथ में है। हर षड्यंत्र का उजागर कर दिया जाएगा, हर षड्यंत्र को उजागर कर दिया जाएगा और आप ही लोगों को संघर्ष करना है। मैं तो मात्र एक छोटा सा हिस्सा हूं इस लड़ाई का, हमारा पूरा समाज इस लड़ाई का हिस्सेदार है। यूसीसी समझ में आया? यूसीसी समझ में आया? अभी यूसीसी ब्राह्मणों का 2024 में सत्ता काबिज करने का एक हथियार था। ये है यूसीसी, क्योंकि प्रचार क्या कर रहे हैं? धार्मिक कानून समान हो, ये प्रचार कर रहे हैं। प्रचार में मत बेड़ाना, प्रचार में बेड़ाओगे तो निपट जाओगे। अभी 2-3 प्रचार बता रहा हूं, समझ में आएगा। जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है, ऐसा बोला जाता है ना, बोला जाता है ना। जंगल जाते हो, लकड़ी पकड़ते, लकड़ी काटते हो, नाका पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? तो फिर मालिक कहां हुआ? डायलॉग कैसा होना चाहिए? जल जंगल जमीन का मालिक नाका है, ऐसा ना होना चाहिए। प्रचार कैसा किया जा रहा है? आपके फेवर में प्रचार कैसे किया जा रहा है? आपके फेवर में, आपके पक्ष में प्रचार किया जा रहा है। व्यवहार कैसा है? आप लोगों को उल्टे व्यवहार, आप लोगों को उल्टा किया जा रहा है ना। तो सबक कहीं नहीं सीखते हो यार, सबक सीखो। सबक सीखना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर का, ये बात को समझे कि नहीं समझे? जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। जब आप जंगल का लकड़ी काटने जाते हो तो नाका पकड़ता है, आपसे फाइन लेता है, टंगिया छीनता है, तो मालिक का कोई लकड़ी पकड़ता है क्या? तो व्यवहार कैसे किया जा रहा है? उल्टे में किया जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब धोखा है ना। दोबारा से धोखा खाओगे कि नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे तो सरकार बदलना पड़ेगा। सरकार किसका होगा? आप लोगों का सरकार होगा, है ना। दूसरा ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंचा है ग्राम सभा। आपके गांव से कितना ठू कानून बना के केंद्र सरकार को मनवाने में कामयाब हुए, बताओ तो जरा। कितना ठू कानून बनवाए? रेवी सरपंच साहब आपको 10 साल सरपंच थे, कांसा मिल के कितना आपने बनवाया? एक बनवाए। समान शिक्षा नीति हमारे मूल निवासियों में लागू होना चाहिए, मनवा पाए? 5वीं अनुसूची लागू हो, मनवा पाए? डायलॉग कैसा है? ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंचा है। एक तो कानून नहीं बनता है, काहे का ऊंचा? काहे का ऊंचा? एक तो कानून नहीं बन पा रहा है, काहे का ऊंचा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? धोखा। इसका मतलब धोखा है। डायलॉग कैसा होना चाहिए? ना ग्राम सभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंचा है लोकसभा, ऐसा ना डायलॉग होना चाहिए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं? षड्यंत्र, विदेशी ब्राह्मणों का षड्यंत्र बता रहा हूं आप लोगों को। षड्यंत्र को नहीं समझोगे, लड़ नहीं पाओगे। लड़ेंगे, जीतेंगे और सबको जाके कांग्रेस को वोट दे देंगे और बामहन का सरकार बनाएंगे। फिर वो 5 साल कुर्सी में बैठेगा, तो उसके बाद इसी तैसी करेगा, तो उसके बाद में हुई अम्मा चलता रहेगा इधर। दुश्मन को समझना बहुत जरूरी है। दुश्मन है तो है ये। मेरे को क्या व्यक्तिगत खुजली है ऐसा बोलने का? मैं समाज के लिए ना बोल रहा हूं। तो आप लोग नहीं मानोगे तो फिर मैं अकेला कितना तक बोलते रहूंगा मैं? इसलिए ये जो सभा है, ये व्यवस्था परिवर्तन का सभा है, ये लड़ाई है। इस लड़ाई को बहुत दो बातों से बोल के भूल नहीं जाना है। ये जितना भी सूत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फार्मूला बता रहा हूं, वो आपको सहेज के जाना है और कभी धोखा नहीं खाना है। इसके लिए बता रहा हूं मैं, इसलिए बढ़िया से समझिए। सबसे ऊंचा आज के समय में आपका लोकसभा है। उसी लोकसभा से यूसीसी का कानून बन रहा है। उसी लोकसभा से आपके लिए कृषि विरोधी कानून बनाया गया था। उसी लोकसभा से आपकी नागरिकता जो छीनने के लिए डिलिस्टिंग का प्लान बन रहा है। उसी लोकसभा से आपकी नागरिकता को छीनने के लिए एनआरसी सीएए कानून नरेंद्र मोदी आपके ऊपर थोप रहा था। ग्राम सभा से बना था क्या वो? तो फिर काहे बोलते हो यार ग्राम सभा सबसे ऊंचा है? मैं समझ रहा हूं, आपको कोई बताने वाला ही नहीं मिला ना। इसीलिए मैं बोला था 27 तारीख को आप लोग आइए, 25 तारीख को जो नहीं सुने थे वो यहाँ पे सुनोगे। आने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? दोस्त और दुश्मन की पहचान हो रही कि नहीं हो रही है? ये
तो चाहिए, ये तो चाहिए। तो इसलिए मेरे साथियों, आने वाले समय में ये जो आप लोग हैं, आप लोगों की सहमति के बगैर भारत सरकार कभी नहीं चलने वाला है, भरोसा रखो। और भारत की सरकार बनाने के लिए बहुत ज्यादा समर्थन की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप लोग सब मिजाज में आ जाओगे, मूड में आ जाओगे ना, तो 20 लाख लोगों को प्रभावित करने में कितना समय लगेगा? साल भर का समय लगेगा? आप लोग मूड में आ जाओगे तो साल भर का लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब किसको हमारे नीच घाट में बोलते, एकदम सिद्धारी बोलते, ऐसा तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आने वाले समय पे बुद्धि को चुकाने के लिए, शासक बनने के लिए, जब भी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम लगेगा, सभी काम धाम को छोड़ छाड़ के जरूर आइए। शासक बनने का प्रशिक्षण वहां पे मिलता है, शासक बनने का प्रशिक्षण मिलता है वहां पे। मैं शुरू में बिल्कुल ऐसा नहीं था, मैं शुरू में बिल्कुल ऐसा नहीं था। आप लोग मेरे को देख के आप लोगों को लग रहा होगा ये भयंकर तेज तर्रार आदमी कहाँ का है। मैं शुरू में फुल बोका ब्रांड किस्म का आदमी था, लेकिन ये संगठन की बदौलत आज मैं बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैंने सामाजिक ईमानदारी बना के रखा था। मैं सामाजिक ईमानदारी बना के रखा हुआ था। हमेशा समाज के लिए मैं हमेशा काम करते गया, निखरते गया। आप लोगों के साथ में भी यही होना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सामाजिक ईमानदारी बना के रखिए, बुद्धि की कमी संगठन पूरा कर देगा। ये पहला बात है। यूसीसी लड़ाई लड़ाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। धर्म के आड़ में सभी लोग बचे हुए हैं। वामन मिश्राम का लाख लाख शुक्रिया, उन्होंने जगा दिया मुसलमानों को। और दूसरी बात है मणिपुर में साथियों इंटरनेट बंद है। सरकार वहां पे इंटरनेट को बंद करके रखा हुआ है, उसके बावजूद में 2-4 वीडियो वायरल हो जाता है। इंटरनेट बंद है, 2-4 वीडियो वायरल हो रहा है। अगर इंटरनेट खुला होता तो घटना दो दिन हुआ है क्या? घटना अनगिनत हुआ है। मैंने उस घटना को मेरे फेसबुक में पोस्ट बस कर दिया। ये जो फेसबुक है, भारत को जो फेसबुक चला रहा है, यानी कि ब्राह्मण की जो सरकार का जो इंटरनेट पे जो कंट्रोल है, फेसबुक पे कंट्रोल है, मेरे फेसबुक अकाउंट को 28 दिन के लिए रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया। कुछ भी डालो जाता ही नहीं है, रीच ही नहीं जाता है। मैं पोस्ट कर रहा हूं, जाता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? सरकार चाहती है कि ये घटना पूरे भारत में ना फैले, चाहती है ना। तो अगर घटना सरकार ना फैले ऐसा चाहती है, तो वो जो सरकार है, वहां पे जो मार काट हो रहा है, वहां पे जो आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है? इसका दूसरा मतलब होता है कि सरकार ही चाह रही है कि अन्याय अत्याचार होता रहे, इसलिए तो कंट्रोल नहीं कर रही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि वो परिस्थितियां बहुत ही विध्वंसक हो गई, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा। मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। अभी जैसे मैडम, आप ना कहां से हैं? आप कौन से गांव से हैं? पीड़ी से हैं। अभी जैसे मैडम के पास में AK-47 का बहुत बड़ा बंदूक आ जाए, एक ठो, और ये जसपुर में आतंक मचाने के लिए शुरू कर दे, और आप लोग इसको रिपोर्ट करते हैं थाना में कि पीड़ी की एक मैडम है और AK-47 लेके वो आतंक मचा रही है। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो ये मैडम कितना देर आतंक मचा सकती है? कितना देर साहेब लोग? 5 मिनट। मणिपुर में हत्याकांड कितने दिन से चल रहा है? 3 महीना। 80 दिन प्लस हो गया, 84-85 दिन हो गया। 3 महीना, 90 दिन में 3 महीना होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि मणिपुर में जो हत्या करवा रहा है, जो बलात्कार करवा रहा है, वो किसकी मर्जी से हो रहा है? सरकार की मर्जी से हो रहा है। किसकी मर्जी से हो रहा है? सरकार में कौन बैठा है? मैडम के लिए ताली बजाओ यार। कौन बैठा है? कौन बैठा है? दोबारा बैठे दोगे? अपने आप के लिए एक बार ताली बजाइए। मैं यही जागृति आप लोगों के बीच में लाना चाह रहा हूं। मैं, आप दुश्मन को पहचानो। दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा है दोस्त और दुश्मन को पहचानना, सबसे बड़ा शिक्षा। और दूसरा सबसे बड़ा शिक्षा है सही को सही बोलना और गलत को। बहुत सारे लोग तो बोलता है यार कि रूपनारायण बहुत गलत आदमी है, तो आप लोग कहे नहीं बोलते कि सही आदमी है। सबसे बड़ा शिक्षा क्या है? सही को सही बोलना और गलत को
अगर मैं रूपनारायण का गलत करूं, समाज मेरे वजह से अगर नुकसान में रहे, तो आपको क्या बोलना है? रूपनारायण का गलत है। और अगर मैं सही बोल रहा हूं और समाज का भला हो रहा है, तो आपको क्या बोलना है? रूपनारायण का सही बोल रहा है, सही विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, सही समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये हर किसी के लिए बोलना है, सिर्फ मेरे लिए नहीं बोलना है। अगर हमारे सिद्धार्थ साहब अगर सही काम कर रहे हैं, तो क्या बोलना है? सही काम कर रहा है। गलत कर रहा है तो क्या बोलना है? गलत कर रहा है, खुल्लम खुल्ला। क्योंकि जिसका जिगर नहीं कांपता है, उससे पूरा दुनिया कांपता है। डायलॉग तो सुने ही होंगे, सुने हो ना साहब लोग? जिसका जिगर नहीं कांपता है, उससे पूरा दुनिया कांपता है। तो बात को समझना बहुत जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया में एक बहुत डायलॉग फेमस हो रहा है, और डायलॉग मैं सुनाता हूं आप लोगों को ना। बहुत अच्छा डायलॉग है, शुरू थोड़ा समझ आएगा आप लोगों को। वो डायलॉग है, लड़का हो ना लड़का। आप लोग अभी सभी लोग यंग लड़का है, 25 साल का, ऐसा मान लीजिए। लड़का हो ना लड़का, पतंग बनो। क्या बनो? पतंग बनो। स्मार्ट तो आजकल के स्मार्टफोन भी होता है। लड़का हो ना लड़का, पतंग बनो। क्या बनो? स्मार्ट तो आजकल का स्मार्टफोन भी होता है। और लड़की हो ना लड़की, शेरनी बनो। सूरत तो गुजरात में भी होता है। समझ रहा है? मैं ये बता रहा हूं, ताकत का श्रृंगार कीजिए। ताकत का श्रृंगार करने से दुनिया डरता है। दबंगई का श्रृंगार कीजिए। दबंगई का श्रृंगार करने से दुनिया डरता है। करोगे दबंगई का श्रृंगार? दबंगई का श्रृंगार करेंगे? ताकत का श्रृंगार कीजिए। ताकत का कदर पूरी दुनिया करती है। कमजोरों को कहीं पे भी न्याय नहीं मिलता, कहीं पे सहारा नहीं मिलता है। तो साथियों, सरकार चाह रही है कि मणिपुर में वैसा घटना हो। तो यहाँ पे 25 तारीख को हमारे साथियों के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम लगाया गया था, ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठा किया गया था। मैं उनके इस मंच के माध्यम से सैल्यूट करता हूँ। और उन्होंने बताया कि मणिपुर के बहनों के साथ में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी बोलता हूँ, ऐसा हुआ नहीं होना चाहिए। कौन बलात्कार किया? आप लोग सुने, समझ पाए? कौन बलात्कार किया? आप लोग सुन पाए उस दिन? आप लोग सुन पाए थे? तो अगर हम पूरा ये बात नहीं बताएं, तो फिर कैसे लड़ाई लड़ेंगे? पूरा बात बताना जरूरी है ना। साथियों, मणिपुर में एक 20 साल की महिला के साथ में बलात्कार हुआ, एक 40 साल की महिला के साथ में बलात्कार हुआ, और एक 50 साल या 60 साल की महिला के साथ में बलात्कार हुआ। प्रैक्टिकल बात करते हैं। माताओं से मैं पहले माफी मांगता हूं, मेरे बहनों से मैं पहले माफी मांगता हूं। आप लोग इस मुद्दे पे मुझे माफ कीजिएगा। खुल के चर्चा करना बहुत जरूरी है। आप लोग माफ करने के लिए तैयार हैं? खुल के चर्चा करेंगे। मैं समझाना चाहता हूं, हमारे पुरुष भाई लोग, 50 साल की जो महिला होती है, वो आप लोगों को कितना खूबसूरत दिखती है? बताओ बताओ यार, कितना खूबसूरत दिखती है 50-60 साल की महिला। मां के समान होती है, मां के समान होती है, मां के समान होती है 50 साल की महिला। और शायद ही हमारे यहाँ पे बैठा हुआ कोई पुरुष ऐसा नहीं होगा जो उस मां को, उस बुजुर्ग माता को वासना भरी नजरों से देख पाएगा। आप लोग देख पाओगे? मैं ये बताना चाहता हूं, बिना प्रशिक्षण के, मैं एमए पढ़ा हूं, काफी अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं। बिना प्रशिक्षण के मुझे बोला जाए कि इस महिला को लो बुखार चढ़ा हुआ है, आप इंजेक्शन मार दो, मैं नहीं मार पाऊंगा। क्यों नहीं मार पाऊंगा? क्योंकि मैं प्रशिक्षण नहीं लिया है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे जाके धुआंधार रूपनारायण जैसा बोल दूंगा। नहीं बोल पाएगा, 200% गारंटी, थरथरी पकड़ देगा। क्यों नहीं बोल पाएगा? क्योंकि वो प्रशिक्षण नहीं लिया है। तो जो आदमी उस टाइप का क्राइम कर रहा है, वो आम आदमी था या प्रशिक्षित आदमी था? प्रशिक्षित किसके द्वारा था? मैं आपको बता रहा हूं, वो आरएसएस के द्वारा प्रशिक्षित आदमी था। तो उसका सोशल मीडिया में उसका फोटो वायरल हो रहा है। खाकी चड्डी पहन के खड़ा है कि नहीं है? खाकी चड्डी पहन के खड़ा है कि नहीं खड़ा है? वो आदमी सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं। किसका आदमी था? आरएसएस का। और ये महिलाओं के साथ में अत्याचार क्यों कर लेते हैं, आप लोगों को मैं बता रहा हूं। मैं मणिपुर के घटना के संदर्भ में वो बात मैं बता रहा हूं। मैं जब वो यूरेशिया से भारत में आक्रमण किए, तो आक्रमण करने जब भी जाता है तो महिला लेके जाता है, क्या अकेले जाता है? लड़ाई लड़ने जाओगे तो महिला को लेके जाओगे, क्या अकेले जाओगे? अकेले आए थे। और जो महिलाओं को अपने साथ में नहीं लाए थे, अपनी महिलाओं को
वो हमारी महिलाओं के साथ में किस टाइप का बर्ताव करेंगे, किस टाइप का भेदभाव करेंगे, किस टाइप का अन्याय अत्याचार करेंगे, वो आपको मणिपुर में दिख रहा है। महिला की शारीरिक सुंदरता के वजह से उसका बलात्कार नहीं हुआ है, वासना तृप्ति के लिए उसका बलात्कार नहीं हुआ है। अंदर की बात पता है, क्योंकि मैं भारत मुक्ति मोर्चा का कैडर पर्सन हूँ, राष्ट्रीय आदिवासी एकता का कैडर पर्सन हूँ। मेरे पास में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आता है। वहां पे जो कुकी आदिवासी जो पहाड़ों में बसते हैं, आप लोगों को कई सभा में बताया गया है कि पहाड़ों के अंदर में कीमती खनिज संपदा होती है। ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? कुकी समुदाय पूरा पहाड़ में है, मणिपुर के पूरे पहाड़ में, और वो जमीन अडानी को खाली करवाने का षड्यंत्र है। इसीलिए उनको गोली मारा जा रहा है, इसलिए पकड़ के महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है। और इस षड्यंत्र के पीछे हाथ किसका है? आरएसएस किसका है? आरएसएस किसका है? थोड़ा सा आवाज कम आ रहा है यार, मेरे को लगता है कि मैं कहीं गलत बता रहा हूं, बताने में मेरे को ऐसा लग रहा है। किसका संगठन है? विदेशी ब्राह्मणों का संगठन है। 4 मई को बलात्कार होता है, और वो जो बलात्कार करने वाला जो आरएसएस का आदमी है, वो पूरा खुला घूम रहा। जब सोशल मीडिया में उस घटना का जब वायरल होना शुरू हुआ, उस समय में उसको अरेस्ट किया गया। इसका मतलब वो किसकी सुरक्षा में था? सरकार की सुरक्षा में था। मणिपुर में राज्य की सरकार किसकी है? बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की है। तो साथियों, मामला डायरेक्ट नजरों से दिखता है कि बलात्कार हो रहा है, लेकिन उसके पीछे एक षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र है जमीन छीनने का मामला है। आप लोगों को लग रहा होगा ये तो मणिपुर का मामला है, हमारे जसपुर छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, फिर काहे को टेंशन लेना। मैं आप लोगों को बड़ा याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे बैठे हुए आप लोगों का भारतमाला परियोजना में कितना लोगों का जमीन फंसा है? आप लोगों का फंसा है कि नहीं फंसा है? निष्काट लोगों का, निष्काट जाए आप लोग ना, फंसा है जमीन। मैडम जी का भी 1 एकड़ जमीन फंसा हुआ है। बोधोराम चौहान किधर है? बोधोराम चौहान साहब इधर है। ये बुजुर्ग आदमी को दिखे गौर से, इनका जमीन को विकास के नाम पे आज से 48 साल पहले, कितना साल पहले साहब? 73-74 ईस्वी का भी 2023 के साथ में आंकड़ा निकालो, क्या साल होगा? मेरा गणित बहुत कमजोर है। 48 से 50 साल हमारे सुनील साहब बता रहे हैं। इसका जमीन फंसा हुआ है, मुआवजा मिला? बैठे साहब, ये हमारे बोधोराम चौहान जी हैं, इनका जमीन विकास के नाम पे सरकार के द्वारा दिया गया है। मुआवजा का राशि 48 साल तक नहीं मिला हुआ है। और बोधोराम चौहान जी का उम्र को देखिए आप लोग। लोकतंत्र में जो सरकार का डेफिनेशन बताया गया है उसको समझो। लोकतंत्र में क्या बोला है? जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन चलाया जाएगा। तो जनता का जमीन को लूटने का काम क्यों किया जा रहा है? जनता का जमीन अगर विकास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? गर्मी नहीं लगेगा, उसको भी पता है। बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं, छाता वाता हटाइए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, 1992 में जो विदेशी ब्राह्मणों की कांग्रेस सरकार निजीकरण नाम का कानून लाया, विकास के नाम से भारतमाला परियोजना के साथ आपका जमीन लूटने का काम चल रहा है। साहब ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर चूक जाओगे तो बहुत परेशानी में फंस जाओगे। फिर बोलोगे कि हमको तो पता ही नहीं था। हम बता रहे हैं, कई सालों से बता रहे हैं, 2015 से लगातार बता रहे हैं। गंभीरता से सुनिए। वो जमीन निजीकरण के कानून के आड़ में विकास के नाम पर आपका जमीन छीना जाएगा। उसके बाद में अडानी को और अंबानी को बेच दिया जाएगा। तो ऐसा इनको प्रेरणा कहां से मिलता है? मैं अंतिम बात बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को एक 25 हो रहा है ना, मैं चलो 1:30 बजे तक बातों को रखता हूं मैं। तो ये जो अडानी काम चल रहा है, अडानी के लिए अंबानी के लिए जमीन बेचने का काम चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? इसके पीछे का क्या है मामला? देखो सरकार को ऐसा योजना कहां से आता है? मणिपुर में हमारी बहनों के ऊपर में बलात्कार होता है, उनको गोली मारा जा रहा है। ये मामला उनको कहां से समझ में आता है? ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अभी जो संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष का प्रेरणा हमको बाबा साहब अम्बेडकर से मिला। ये जो संघर्ष हमको हमारे बिरसा मुंडा साहब के द्वारा मिला हुआ है, ये
जो संघर्ष हमको हमारे पुरखों से मिला हुआ है, कि हमारे पुरखे लोग लड़ाई लड़ते थे, हम उन पुरखों के लड़ाई लड़ने की वजह से हम लोग आज इतना लड़ाकू हुए हैं। तो ये प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिलता है। तो साथियों, ये जो 2025 में आरएसएस संगठन का स्थापना हुआ, तो उसके जो सरसंघ चालक हैं, वो सरसंघ चालक का नाम था सदाशिवराव क्या नाम था? सदाशिवराव गोलवलकर। उन्होंने अपने किताब बंच ऑफ थॉट में लिखे हैं, बंच ऑफ थॉट नाम की किताब है, उसमें लिखे हैं, क्या लिखे हैं? जहां पे मूल निवासी समाज के लोग वास करता है, निवास करता है, वहां पे सबसे पहले दारू बेचो, दारू बिक्री केंद्र बनाओ, जहां पे हमारे लोग निवास करते हैं। तो ये बाकी नाला में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा दारू? हम लोग जिस जिला में बहुत संख्या में निवास करते हैं, सरकार खुद दारू बेच रहा है। अब हमारे लोग मतवार सिरजेंगे नहीं कि नहीं सिरजेंगे? गुनाह किसका है? हम लोगों का भी है। हम लोग चुने, उनका भी है। हम लोग चुने, उन लोग नहीं बेचते तो भी बात बनता। हम लोग चुने, उन लोग बेच रहे तो गुनाह दोनों का हो गया। तो उसमें बंच ऑफ थॉट किताब में लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कि जो जहां पे भी एसटी एससी ओबीसी के लोग निवास करते हैं, सबसे पहले दारू बिक्री केंद्र बनाया जाए। और उसी वजह से हर जगह पे कांसाबेल में भी दारू बिकता है, कुनकुरी में भी दारू बिकता है, जसपुर में बिकता है, और पूरे छत्तीसगढ़ में बिकता है। और आप लोगों का दिल में उसके प्रति सकारात्मक रवैया भरने के लिए क्या बोला जाता है कि दारू से टैक्स पैसा आता है और टैक्स से लोगों को तनख्वाह मिलता है। आप लोग शांत हो जाते हैं। पेट्रोल भरवाने से भी तो टैक्स आता है, कपड़ा खरीदने से भी तो टैक्स आता है, जूस पीने से भी तो टैक्स आता है, मुर्गा खाने से भी तो टैक्स आता है, मछली खाने से भी तो टैक्स आता है। सिर्फ दारू ही बेचने से टैक्स आता है क्या? तो दारू बिक्री के लिए विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं बोल रहा हूं, आने वाले समय पे देख लो, मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार हूं, अगर आप लोग चाहोगे तो। मजाक वाली बात है, गंभीरता से मत लेना। अगर आप लोग उधर ऐसा करोगे, अपने बीच से अगर कोई बनाओगे, हमारा संगठन का दबाव रहेगा। शपथ लेने के दूसरे सेकंड में छत्तीसगढ़ में दारू बंद हो जाएगा। आप लोगों के हजारों साल की परेशानी 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को चुनने बोलो, ऐसा नहीं है। अपने लोगों को चुनो, ठीक है ना? अपने लोग कौन है? जो ब्राह्मणों के संगठन में नहीं है, वे लोग अपने हैं। अपने लोग कौन ज्यादा ताकतवर है? जिनका राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा संगठन है। दारू से मुक्ति चाहिए, दारू से मुक्ति चाहिए, अपने लोगों को चुनना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये बंच ऑफ थॉट किताब में लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है कि मूल निवासी महिलाओं को वैश्य बनाओ, किताब में लिखा है। सदाशिवराव गोलवलकर कौन था? विदेशी ब्राह्मण था, जो किताब लिख के गया है। अपने किताब में लिखा है मूल निवासी महिलाओं को वैश्य बनाओ, ऐसा लिखा है। और तीसरा नंबर पे लिखा है साथियों, तीसरा नंबर पे लिखा है, जब भी शासन सत्ता हमारे हाथ में आएगी, क्या लिखा है? जब भी शासन सत्ता हमारे हाथ में आएगी, पूरे देश का दौलत को इकट्ठा करके, पूरे देश की दौलत को इकट्ठा करके अपने 1-2 विश्वसनीय मित्रों को दे देना है। अडानी अंबानी को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मामला क्लियर हो गया। बीमारी का जड़ किधर है? हर प्रसाद का जड़, हर प्रसाद का जड़ कौन है? हर प्रसाद का जड़ कौन है? हर प्रसाद का जड़ कौन है? हम मूल निवासी अब क्या करेंगे? हम मूल निवासी अब हमारे समाज को जागृत करेंगे। 2019 में, पूरा बातों को सुनिएगा, 2019 में 11 करोड़ वोट से सेंट्रल की सरकार बनी थी। 2011 में, ना 2019 में 11 करोड़ वोट का सरकार बना था। वामन मिश्राम साहब बोल रहे हैं कि 15 करोड़ लोगों को जागृत करो। जागृत करने के लिए तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? 5 करोड़ बोनस में कर दो। 20 करोड़ लोगों को जागृत करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार करो, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। तैयार नहीं करेंगे, इस व्यवस्था के गुलाम बने रहेंगे। इस व्यवस्था के गुलाम बनेंगे, अन्याय अत्याचार कभी नहीं रुकने वाला है। दूसरा जो संगठन है साथियों, दूसरा जो संगठन है वो परिणामों में चर्चा करता है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, जिसके तत्वाधान में आज तृतीय जो रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है,
यही एकमात्र संगठन है जो कारणों पे बात कर रहा है। समस्या का कारण पता चला, समस्या का कारण पता चला। गांव को जाओगे दूसरा पहराएगा तो पहराओगे तो नहीं। और अगर आप लोगों को हमारी कमी समझ में आवे तो यूट्यूब में देख लेना, वामन मिश्राम सर्च करना, आपको मिश्राम साहब मिल जाएंगे। और हम तो उन्हीं से सीख के, उन्हीं के प्रशिक्षण के वजह से ये सब बोल पा रहे हैं, तो आपको घर बैठे भी वो शिक्षा मिलते रहेगा। तो साथियों, समस्या का मूल कारण इस देश में विदेशी ब्राह्मण है, क्योंकि डीएनए के आधार में वो विदेशी हैं। अगर आप लोग विदेशी लोगों को शासक बनाओगे, सत्ता में बिठाओगे, तो आप लोगों के ऊपर जुर्म अन्याय अत्याचार होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं चाहिए तो इनको सत्ता में कभी भी बैठने नहीं देना है। इतना मेहनत करने के लिए तैयार हो? तैयार है? अगर आप लोग तैयार है साथियों, तो कोई भी रोक नहीं सकता। हमारा जो पहले का जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, हमारा जो पहले की जो व्यवस्था थी, उससे बेहतर व्यवस्था आज हो सकता है। साथियों, कानून का जो कानून व्यवस्था है, संविधान की जो व्यवस्था है, वो तब प्रभावशाली होता है जब उसमें अमल में लाया जाता है। विदेशी ब्राह्मण लोग कानून व्यवस्था में अमल में नहीं लाते हैं, इसीलिए देश में जो स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। आप अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो वो आपके फेवर में निर्णय लेगा, आपके फेवर में निर्णय लेगा। अगर विकास के नाम पे जमीन की जरूरत पड़ेगी ना साहब, तो पब्लिक पार्टनरशिप नाम का एक चीज होता है। अभी जैसे मैडम जी आपका लोरो के पास में करें 1 एकड़ जमीन है और हम लोग बुलेट ट्रेन चलाना चाह रहे हैं, स्टेशन वही है, तो आपका जमीन जरूर लेंगे। तो आप बोलोगे ये तो विदेशी ब्राह्मण टाइप का ना। उस समय पूरा जो रेवेन्यू का जो रेवेन्यू पूरा सरकार ले जाती थी, यहाँ पे रेवेन्यू के मालिक आपके 2 एकड़ के लोग होंगे और पार्टनर 50-50% सरकार के साथ लोग। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? विकास ऐसा किया जाता है। ये जो आइडियोलॉजी हमारे पुरखे लोग पहले चला चुके थे, बहुत जल्दी हमारे भारत राष्ट्र की व्यवस्था बदलने वाली है। आप तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं मैं, ये जो संगठन है, ये आपकी आजादी का, आपके सुख का, शांति का, समृद्धि का अंतिम विकल्प है। क्या है? अंतिम विकल्प। अंतिम विकल्प है, ध्यान दीजिएगा, अंतिम विकल्प है। अगर आप गिराओगे और पिटाओगे, अगर आपको परमानेंटली, अगर आपको मुक्ति चाहिए, परमानेंटली आप चाहते हैं कि आपको खतरे से बाहर निकलना है, तो मैं आप लोगों को खुलेआम इस मंच के माध्यम से सोशल मीडिया में रिकॉर्ड हो रहा है। ये जो बात है पूरे देश में फैलेगी, ये कोई अनलीगल बात नहीं है, ये कोई गैर संवैधानिक बात नहीं है। आप लोगों को खासकर मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं कानून और संविधान के दायरे में रखते हुए अपनी बातों को रख रहा हूँ। बहुत सारे साथियों को लग रहा होगा ये विदेशी ब्राह्मण बोल रहा है, गैर संवैधानिक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कानून बनाया है कि कोई भी विदेशी किसी दूसरे देश में शासन नहीं कर सकता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कानून बनाया है? कोई विदेशी दूसरे देश में राज नहीं कर सकता, शासन नहीं कर सकता, लेकिन भारत में कर रहा है। उनको जल्दी उतारना है, उतारने के लिए कमर कसो, उतारने के लिए अपनी ताकत बढ़ाओ, उतारने के लिए इस मंच को, इस प्लेटफॉर्म को ताकतवर बनाओ। 20 करोड़ समर्थन दीजिए, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। व्यवस्था किसका आएगा? व्यवस्था किसका आएगा? तो मूल निवासों की व्यवस्था को जानने के लिए आप लोग निरंतर काम करेंगे, निरंतर साथ सहयोग देंगे, निरंतर प्रशिक्षण लेंगे, निरंतर निर्देशन नियंत्रण में रखकर उद्देश्य प्राप्ति के लिए काम करेंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। और इतनी बातों को इस समय में बोलते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। उसके पश्चात में साथियों, किशन अपनी बातों को रखने के लिए हमारे बीच में मान्यवर सुनील कुमार खलगो जी हैं। और ये इस समय में, वर्तमान समय में भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बेहद उम्दा साथी है, बेहद संगठनशील साथी है। और इनके काम करने की वजह से हमारे लोगों में नई जान, नई ऊर्जा जाती है। तो आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में मैं इन्वाइट कर रहा हूँ मान्यवर सुनील कुमार खलगो साहब, प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रूप नारायण एक्का साहब ने अभी हम मूल निवासियों को जगाने के लिए धुआंधार प्रबोधन किया है। और इस धुआंधार प्रबोधन में आप सभी को सच्चाई का पता चला होगा और आप लोगों के बीच में जरूर जागृति आई होगी। साथियों,
ये जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का एक आउटपुट विंग है, एक संगठन है, और इस संगठन ने पूरे मूल निवासियों को जगाने के लिए संकल्प लिया है। आज हेलो, आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज हम लोग 21 मुद्दों को लेकर के प्रोटेस्ट मार्च करने जा रहे हैं। मैं अपना वक्तव्य देने से पहले हमारे समाज में जो जन्मे महापुरुषों को नमन करता हूँ और डॉक्टर बाबा साहेब को विशेष कर नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो संविधान है हम लोगों को लिख करके दिया, और उसी संविधान के आर्टिकल 19 ने हम लोगों को ये अधिकार दिया कि आप असंवैधानिक जो कार्य है उसके प्रति प्रोटेस्ट कर सकते हो, सभा संबोधन कर सकते हो। साथियों, आज मैं अपनी बातों को आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। सबसे पहला जो मुद्दा है हम लोगों का यूसीसी, जिसका मतलब है कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता को बताने से पहले मैं आप लोगों को उसके पीछे का जो षड्यंत्र है उसके संबंध में भी बताना चाहूंगा। हमारा जो समाज है 2500 साल पहले, हमारा जो समाज है 2500 साल पहले इस देश का मूल निवासी हुआ करता था, और हमारे मूल निवासियों को सामूहिक रूप से द्रविड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्रविड़ कहा जाता था। इन द्रविड़ों को ये जो विदेशी ब्राह्मण है उन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण करके हम मूल निवासियों को तितर बितर किया, और तितर बितर करने के बाद जब हमारे मूल निवासी इकट्ठा होने लगे, प्रतिक्रांति करने लगे, उसी समय हमारे देश में जातियों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? जातियों का निर्माण हुआ। और इसी समय मनुस्मृति लिखा गया। कौन सा ग्रंथ लिखा गया? मनुस्मृति लिखा गया। और मनुस्मृति लिखने वाला ब्राह्मण का नाम है सुमति भार्गव। कौन से ब्राह्मण ने लिखा? सुमति भार्गव ने जातियों का निर्माण किया। और ये जो जातियां हैं हमारे देश में 6743 जाति किसने बनाया? सुमति भार्गव नाम के ब्राह्मण ने बनाया। और सुमति भार्गव ने हमारे देश में 6743 जाति का निर्माण किया। और ये जो जातियां हैं इन जातियों को क्रमिक असमानता में रखा। क्रमिक असमानता का मतलब होता है, हम लोग यहाँ पर मान लिया चाहे उरांव है तो कमर से नीचे माना जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर गोड़ हैं तो हम लोगों को उनसे नीचे रखा जाता है। अगर उससे भी अगर नीचे जाए तो जो गुरवा है उनको और नीचे रखा जाता है। इसको बोलते हैं क्रमिक असमानता। पहले तो इन्होंने जातियां बनाई, जातियों के बाद क्रमिक असमानता बनाया। क्रमिक असमानता के बाद में ये जो गैर बराबरी का व्यवस्था हम लोगों के ऊपर में जबरदस्ती सुमति भार्गव नाम के ब्राह्मण ने जबरदस्ती थोपा। और इनको आज पूरे देश में गैर जो बराबरी का जो नियम है, असंवैधानिक जो नियम है, उसको उन्होंने हम लोगों को संवैधानिक तरीके से थोपने के लिए पूरे देश भर में षड्यंत्र किया जा रहा है। और अभी अभी हमारे देश में यह कहा जा रहा है कि सारे लोग हिंदू हैं। तो सुमति भार्गव ने हम सारे लोगों को हिंदू बनाया, फिर अभी दोबारा हम लोगों को षड्यंत्र के तहत कहा जा रहा है कि तुम लोग हिंदू हो। पहले तो असंवैधानिक तरीके से गैर पारंपरिक रीति से हम लोगों को क्रमिक असमानता में डालते हैं, उसके बाद में कहते हैं तुमको बराबर करना चाहिए। पहले जब सुमति भार्गव नाम का ब्राह्मण है उन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से हम लोगों के ऊपर में क्रमिक असमानता थोपा, उसी समय उन्होंने
ये प्रयास किया होता कि तुमको समान रूप से समान नागरिकता समान अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले तो हम लोगों को टुकड़ों में बांटा। हम लोग जानते हैं आजादी के पहले ये कहा जाता था कि ये जो अंग्रेज हैं वे लोग आप लोगों को 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं। कौन से टुकड़े में? हिंदू और मुस्लिम। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हम लोग आपके समाज को 6,743 जाति में पहले से बांटे। अंग्रेज लोग हम लोगों को 2 टुकड़ों में बांटना चाहते थे, हिंदू और मुसलमान। अगर हम लोग इसको देखें, श्रीमती भार्गव नाम के ब्राह्मण ने हमको 6,743 जाति में बांटा, जिसको हम लोग इस प्रकार से गणित करके देखते हैं। 6,000 को हम लोग 2 से भाग करते हैं। कितने से? 2 से। क्यों भाग करते हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने 2 भागों में बांटा था और ब्राह्मणों ने 6,000 से अधिक टुकड़ों में बांटा। अगर 2 से हम लोग 6,000 को भाग करते हैं तो 3,000 उसका उत्तर आता है। कितना उत्तर आता है? 3,000। इसका मतलब यहाँ के जो विदेशी ब्राह्मण हैं वे लोग 3,000 गुना ज्यादा खतरनाक। कितने 1000 गुना खतरनाक है? 3,000। कौन लोग खतरनाक है? विदेशी ब्राह्मण खतरनाक। और आज हमारे भारत में इन सभी को हिंदू के नाम पे इकट्ठा करना चाहता है। किस नाम पे इकट्ठा करना चाहता है? हिंदू के नाम पे इकट्ठा करना चाहता है। हम लोगों का भारत देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है 18 जजमेंट है, 16 से 18 जो जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? आदिवासी हिंदू नहीं है। लेकिन ये जो ब्राह्मण लोग हैं वो क्या कहते हैं? आदिवासी हिंदू है। इसका मतलब ब्राह्मण षड्यंत्र कर रहा है।